गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं आपके 12th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था दैट ऑर्गेनिज्म नीड ए कांस्टेंट सप्लाई, कि जो जीव होते हैं उनको जरूरी होती है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बेटा लगातार जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और रेगुलेट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, अपने अलग अलग बॉडी फंक्शंस को क्या करने के लिए बेटा, रेगुलेट करने के लिए। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अच्छा न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है सच एस कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, किसी भी दिए गए समय में बेटा एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट रहता है। दिस इज रेफर टू एज स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, यानी किसी एक निश्चित समय में पाया जाने वाला जो निश्चित अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, वो क्या कहलाता है, स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट इट वेरी इन द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम बेटा अलग अलग होता है। ओके, एंड ऑल्सो ऑन द सीजनल बेसिस, और सीजन के बेसिस के ऊपर भी बेटा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू appreciate that the nutrient which are never lost from the ecosystem। अच्छा, न्यूट्रिएंट के केस में बेटा क्या चीज़ है जो मेन है कि वो क्या है कि कभी भी इकोसिस्टम से ख़त्म नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, रादर द रिसाइकल टाइम। ठीक है ना, वो समय के अनुसार रिसाइकलिंग होती रहे, पुनः चक्रण में आते रहे अगेन इनडेफिनेटली। ठीक है ना, और इनडेफिनेटली अमाउंट के अंदर आ जाए। द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उसका मूवमेंट होता है थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट की बात करें इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, अब जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि न्यूट्रिशन के आप लोग अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग टाइप में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो और उसमें उसको चला रहे हो। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है ना, जो दूसरा नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल का वो क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर, और केमिकल का मतलब जो इसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कि गैसेस वगैरह। ठीक है, अब देखिएगा ये दो टाइप के बेटा साइकिल होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा है, एक तो है तो गैसियस में आप लोगों का किसका आएगा, CO2 का आएगा, और सेडिमेंट्री में आएगा आपका फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस साइकिल क्लियर है। अब देखिएगा द रिजर्वोयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज नाइट्रोजन, आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर सल्फर और फास्फोरस, आप लोगों को क्या पढ़ना है, फास्फोरस के बारे में पढ़ना। अब देखिएगा बेटा द रिजर्वर इज लोकेटेड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, जो आपका सेडिमेंट्री साइकिल है उनकी जो रिजर्वर है अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी के पर, इनकी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सिचुएटेड रहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल सॉइल, जैसे सॉइल है, मॉइस्चर है, pH है, टेम्परेचर। ठीक है ना, एक्सेट्रा। रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूट्रिएंट की जो रेट है उसको क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली उसको रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित कर देता है। फंक्शन ऑफ रिजर्वर इज, अच्छा रिजर्वर क्या होता है, स्रोत, क्या होता है, स्रोत, सोर्स। ठीक है ना, अब इसका फंक्शन क्या है, इज टू मीट का मतलब होता है फुलफिल करना, फुलफिल। ठीक है, विद द डेफेक्ट होता है कमी, क्या होता है बेटा, कमी, विच अकर ड्यू टू, अब देखिएगा वो क्या करते हैं, अपनी कमी को पूरा करते हैं, विच अकर ड्यू टू इम्बेलेंस ऑफ द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना, और इफ्लक्स मतलब बाहर जाना है, दोहन। ठीक है ना, ओके। यू हैव मेड द डिटेल स्टडी ऑन द नाइट्रोजन साइकिल इन द क्लास 11। आप लोग क्लास 11 में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ था। हेयर वी डिस्कस अबाउट द फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल। यहाँ पर हम लोग कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कार्बन साइकिल की बात करें हम लोग, व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन की बात करें, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट द 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट ओनली टू द वाटर। ठीक है ना भाई, जो कार्बन है वो आपकी बॉडी के अंदर कितना है, 49% है ड्राई वेट के फॉर्म में। ठीक है ना, इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, अगर हम लोग टोटल क्वांटिटी की बात करें भाई, पूरे वर्ल्ड में, पूरे एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल का मतलब है यहाँ पर एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, पूरे एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है, वी फाइंड दैट द 71% कार्बन इज फाउंड इन द डिजोल्व इन ऑक्सीजन। ठीक है ना, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 71% तो ऑक्सीजन में डिजोल्व है। ओके, दिस ओशियनिक रिजर्वॉयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, और जो ये सागर वाले, समुद्र वाले जो रिजर्व स्रोत हैं वो रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। ठीक है ना, क्या आप जानते हो कि केवल 1% जो है वो टोटल ग्लोबल कार्बन जो का क्या करता है, पूरा का पूरा रेगुलेट करता है। ठीक है ना,
अब फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन की बात करें, ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिजर्वर ऑफ कार्बन, वो भी बेटा कार्बन के सोर्स की तरह काम कर रहा है। कार्बन साइकिलिंग कैन अकर, कार्बन साइकिलिंग जो है वो किस किस के थ्रू होता है? थ्रू द एटमोस्फियर, ओशियन, थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ओके। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो आप लोगों का राइटर है, राइटर क्या कर रहा है? आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक आंकड़ा क्या कहता है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली। भाई लगभग 4 ट्रिलियन अरब जो है ना, वो क्या है कि आप लोगों की जो कार्बन है वो क्या है? फिक्स होती है एनुअली, यानी कि वर्ष भर में, इन द बायोस्फीयर, पूरे आपके बायोस्फीयर में, थ्रू द फोटोसिंथेसिस, यानी कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को तो ठीक है पौधे ले लेते हैं, अब रिमेनिंग का क्या करें? एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन बाकी जो है वो एटमॉस्फेयर में आती है एज इन द फॉर्म ऑफ CO2। किस फॉर्म में बेटा? CO2 थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। किसकी एक्टिविटी के थ्रू? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के थ्रू। डिकम्पोजर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, डिकम्पोजर जो है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है सस्टेनली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट मटीरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लैंड एंड ओशियंस, ठीक है ना। अब डिकम्पोजर जो है वो भी इसको कहाँ रिमूव कर रहे हैं? वो भी इसको लैंड और ओशन में रिमूव कर रहे हैं। सम अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट, कुछ जो सेडिमेंट के रिमूव में हो जाता है, ठीक है ना, और जो इस सर्कुलेशन से बाहर होता है। बर्निंग वुड, भाई लकड़ियों का जलना, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑर्गेनिक मैटर, फ्यूसल फ्यूल्स, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, ओके, क्लियर है। आर द एडिशनल सोर्स ऑफ द रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ओके। अगला है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें, विद द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द CO2 रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग, ठीक है ना। इसका एक और है बेटा, रैपिड डिफॉरेस्टेशन और मैसिव बर्निंग जो होता है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। ये भी ऑक्सीजन के और CO2 के ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प करता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब अच्छा, इसके कॉन्ट्रास्ट में बेटा एक टॉपिक और दिया हुआ है। क्या टॉपिक दिया हुआ है? वो आप लोगों का ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया हुआ है। अब देखना भाई कौन कौन से है। एक तो कैल्सीफेरस सेडिमेंट है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, डेट्रिटस फूड चेन है, ठीक है ना, ठीक है, ऑयल और गैस है। अब ये क्या किया? ऑयल और गैस में से कोयला निकला, कोयले ने जलाया, ठीक है, और जलने के बाद जो कंबस्टेशन हुआ, कंबस्टेशन के बाद फॉसिल फ्यूल्स है ये, ठीक है, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी बनी, हीट बनी, हीट बनने के बाद CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, ठीक है ना, ओके। पेड़ है, पेड़ जले, फायरवुड वगैरह, फ्यूल वुड वगैरह जले तो उससे भी CO2 रिलीज हो गई। डेट्रिटस फूड चेन जो थी, भाई जानवर है, जानवर ने पेड़ों को खाया, जानवर मर गए, फिर दोबारा वो CO2 रिलीज हो गई, ठीक है ना। अब ये CO2 यूज़ कौन कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस के अंदर टेरेस्ट्रियल फूड चेन में यूज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड है आप लोगों के प्लांट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो एक्वेटिक की बात करें तो कैल्सीफेरस सेडिमेंट है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट में फाइटोप्लैंक्टन ने रेस्पिरेट किया, रेस्पिरेट करने के बाद डिकम्पोजिशन हुआ और CO2 रिलीज हो गया, और ये CO2 दोबारा आती है कैल्सीफेरस सेडिमेंट के रूप में और दोबारा इस तरीके से पूरे के पूरे साइकिल में चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस साइकिल, बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं कार्बन और फास्फोरस साइकिल दोनों के ऊपर, ठीक है। अब देखना फास्फोरस साइकिल क्या कर रहा है? इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अच्छा, मेन कंपोनेंट है बेटा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारी अगर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो हमारे मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड होते हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, ओके। न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर, न्यूक्लिक एसिड में भी है और सेलुलर एनर्जी, अब इसमें क्या है? ATP में भी फॉस्फेट है, एडिशन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ओके। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक द शेल्स, ठीक है ना। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने कवच बनाने के लिए। क्या कर रही है? ये अपने कवच बनाते हैं, हड्डियाँ बनती है और टीथ बनते हैं। द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस रॉक। अच्छा, अब जो मेन सोर्स है बेटा फॉस्फोरस का वो क्या है? चट्टाने हैं, विच कंटेन द फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है ना। जहाँ पर क्या है फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है बेटा? फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। व्हेन द रॉक आर वेदर्ड, ठीक है ना, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिजॉल्व इन द सॉइल सोल्यूशन। अब जब चट्टानों में घर्षण होता है, जब चट्टानें टूटती हैं, विदर्ड का मतलब टूटती हैं, एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। अभी क्या करें कि जब चट्टानें टूटेंगी तो ये मिट्टी में आएगा फॉस्फेट और प्लांट की रूट इनको क्या कर देगी? एब्जॉर्ब कर देगी। हर्बीवोर्स, अब उसके बाद हर्बीवोर्स और अदर एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उनमें जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू दोबारा ये इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर आएगा और बैक्टीरिया से दोबारा कार्बन साइकिल की तरह रेस्पिरेटरी रिलीज और अच्छा फिर ये लैंड में आ जाएगा। लेकिन जो कार्बन साइकिल था ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार आता है क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस कि कार्बन साइकिल में क्या है? रेस्पिरेटरी रिलीज के फॉर्म में आ जाता है, कि रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हो जाता है, लेकिन यहाँ फॉस्फोरस क्या है? रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं होता है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बन? हाँ, क्योंकि कार्बन साइकिल जो है गैसेस साइकिल है, ये क्या है? सेडिमेंटरी साइकिल है। यहाँ पर वहाँ पर जो गैस है एनवायरमेंट के फॉर्म में होती है, एनवायरमेंट में होती है, और यहाँ पर ये एनवायरमेंट में ना होकर सेडिमेंट फॉर्म में होती है।
The other two major and important differences between the carbon and phosphorus cycle are firstly, atmospheric input of phosphorus through the rainfall are much smaller than the carbon inputs, ठीक है ना। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है कि भाई कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल जो है वो फर्स्टली एटमॉस्फेरिक इनपुट जो फॉस्फोरस का है वो रेनफॉल के थ्रू बहुत कम है देन द कार्बन, यानी कि कार्बन जो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वो कार्बनिक फॉर्म एसिड के फॉर्म में आता है। सेकेंडली, जो गैसेस एक्सचेंज है फॉस्फोरस का बिटवीन द ऑर्गेनिज्म आर एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। अच्छा, फॉस्फोरस जो कभी भी गैस के फॉर्म में नहीं निकलती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, सबसे पहले रॉक मटेरियल के पास में गया, जब वो टूटे उनमें घर्षण हुआ तो मिट्टी में गया। अब मिट्टी से क्या करेगा कि ये प्रोड्यूसर प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब किया फिर वो बाहर चला गया, ठीक है ना। प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर ने से क्या किसके पास है, कंज्यूमर के पास आया, या फिर अब प्रोड्यूसर के पत्ते वगैरह गिरते हैं तो डेट्रिटस के अंदर आ गया डायरेक्ट, फिर दोबारा डिकम्पोजिशन हुआ, सॉइल सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब इकोसिस्टम सर्विसेज, लास्ट टॉपिक है आपका, चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा ये। हेल्दी इकोसिस्टम्स आर द बेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना भाई। एक हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूस प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखो फॉर एग्जांपल द हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अब देखो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है प्योरीफाई एयर एंड वाटर, ठीक है ना। अब हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर प्योरीफाई एयर, वाटर, ठीक है, मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड, साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जनरेट फर्टाइल फील्ड्स, फर्टाइल सॉइल्स, ठीक है ना, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, maintain biodiversity, pollinated crops, provide the storage site for the carbon and also provide the aesthetic, cultural and spiritual values, ठीक है ना। तो हेल्दी इकोसिस्टम की बेटा टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें कोई रिक्वायरमेंट उसमें होती है, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ सच डेरिवेटिव्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के थ्रू इन डेरिवेटिव्स को बेटा डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना। इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट द बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी ए हेफ्टी प्राइस टैग, ठीक है ना। ओके, अब जो है रॉबर्ट कॉस्टेंजा और उसके कलीग ने बेटा एक रॉबर्ट कॉस्टेंजा एक साइंटिस्ट है, उसके साथी थे, उन्होंने हैव द वेरी रिसेंटली ट्राई टू प्राइस टैग द नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस। अब उन्होंने क्या किया, रिसर्चर हैव पुट द एन एवरेज प्राइस टैग $, जो है 33 ट्रिलियन इन अ ईयर फॉर द 3 फंडामेंटल इकोसिस्टम। अब उन्होंने क्या बताया तो इनका प्राइस टैग इतना रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। लार्जली टेकन फॉर द ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। ओके, दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, which is $18 trillion. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation account for the about the 50% of the and contribution of the other services like reactions and nutrient cycling is less than 10% each, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है बेटा, गॉट इट।